नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज इंडिया में और मैं हूं पिंकी। हमारे बीच आज दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जी के प्रचारक का भी एक राह दिखाई है और लोगों को मार्गदर्शन दिया है। साथ ही उनका एक एंथम भी रिलीज हुआ है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी गगन जी का और पावा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप हमारे बीच आए, हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल के लिए आपने वक्त निकाला। और मैं बताना चाहूंगी कि एक एंथम रिलीज हुआ है जिसका नाम है डिवाइन सरेंडर, जो 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ। और मात्र एक हफ्ते में ऑडियंस का इतना प्यार मिला है, क्योंकि इतना ज्ञानवर्धन है कि लोग इसको जो है पूरी तरीके से शिद्दत से सुन रहे हैं और उससे ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि गगन जी एक मशहूर कलाकार हैं और बौद्ध प्रचारक भी हैं। साथ ही मशहूर जो हैं बौद्ध गायक भी हैं, जो हमारे बीच पावा जी मौजूद हैं। तो इनसे हम मुलाकात हमारी हो चुकी है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इनकी जर्नी रही है और इस गाने को लेकर, इस एंथम को लेकर जो है कितना जो है ये एक्साइटेड है, कितना लोगों का प्यार मिल रहा है और उससे इनके जीवन में आखिर क्या बदलाव आ रहा है। तो हम गगन मलिक जी से जानना चाहेंगे कि इस एंथम में जो है आपने किरदार निभाया है और तथागत गौतम बुद्ध जी का मार्ग कहीं ना कहीं इस एंथम के द्वारा आप प्रस्तुत करने की कोशिश की है आपने। तो ये कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आप बौद्ध प्रचारक भी हैं और कलाकार भी, तो ये दोनों चीजों का मिश्रण कैसे बोलना चाहेंगे? सबसे पहले नमो बुद्धाय आप सभी को। पहले मैं आवाज़ इंडिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके स्टूडियो पे आकर कुछ इस एंथम के बारे में चर्चा कर सकें। बाकी जैसा आपने कहा पिंकी जी कि ये किरदार निभाकर आपको कैसा लगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही पवित्र फीलिंग है जब आप कोई इस तरह का किरदार निभाते हैं जिसे पूरे संसार में पूजा जाता है, जिसे पूरे संसार में जिसके धम्म को फॉलो किया जाता है, जो हमारे सुप्रीम टीचर हैं, तो वो उसके किरदार में जब आप लोगों को दिखते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। बट ये जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्म होंगे कि मैं ऐसे किरदार में आया और लोगों के बीच इस बहुत ही खूबसूरत मीनिंगफुल गाने के साथ आया, जो केवल गाना या एंथम ना होकर एक संदेश लेकर आया है। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है और बहुत शुक्रगुजार हूँ पावा साहब का, राजकुमार बडोले जी का, डायरेक्टर और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस गाने में वो किरदार निभा सकूँ। जी। तो जब आपको पता चला कि राजकुमार बडोले जी ने इसमें जो है इसका लेखन किया है और इन्होंने जो है संगीत दिया है, इसको कंपोज़ किया है, गाया है, तो आप ये जानते थे कि ये ऑलरेडी जो है बौद्ध प्रचारक है और ये एक होता है ना, एक सेम चीज़ कनेक्ट हो गई कि अरे वाह! राजकुमार बडोले जी एक बहुत ही अच्छे बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं, केवल पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखते वो। एक तरीके से मैं कहूँगा वो धम्म प्रचारक भी हैं बुद्धिस्ट होने के नाते। पावा जी जो अपने आप में एक अद्भुत कलाकार हैं। मैंने कलाकार देखे हैं बहुत सारे, अच्छे सारे गाने गाते हैं। एक जो उनको किसी भी तरह के गाने दिए जाएं वो गाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनका एक जॉनर एक अलग है जिसमें ये केवल भगवान बुद्ध के ऊपर, उनके धम्म के ऊपर वही गाने बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जीवन का मोटिव भी वही है। तो जब ये दो नाम मेरे सामने आए, पावा जी मेरे पुराने मित्र हैं, बडोले साहब भी मेरे पुराने मित्र हैं, फादरली फिगर हैं, आप बड़े भाई कहें या पिता समान कहें। जैसे ये दो नाम आए कि वो लिख रहे हैं और ये कंपोज कर रहे हैं और गा भी रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद मेरे अंदर वो कुछ एक सोचने का एक क्षण भर भी मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या कहूँ, पूछूं गाना क्या है, कैसा है। तो मैंने तुरंत कहा कि कब हम बैठ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छी बात होगी अगर क्या कहते हैं कि मैं इस गाने में किसी तरीके से काम कर पाऊँ। जी। तो आपको जब आप पावा जी से मिले तो आपको ऐसा कुछ तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में पता चला या उनकी जर्नी या जो भी उनका मार्ग था कि या ये चीज़ मुझे इनसे पता चली या इनसे सीखने को मिली, ये चीज़ से मैं अवगत नहीं था? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम चर्चा करते हैं। धम्म इतना डीप है कि हर रोज़ जब हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया निकलता जी। ही रहता है। तो ये चर्चाएँ जब हम साथ में बैठते हैं कि
क्या चीजें हैं धम्म में, फिर अचानक से एक नई चीज निकलती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एंथम की जो समझने में आसान हो। हम जो लोगों तक उनके विचार हैं हम उसे डिफिकल्ट तरीके से नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा ये शायद आपको पता नहीं है, हम संदेश को बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से, जिसे वो एंजॉय भी कर सकें और साथ में टीचिंग भी ले सकें, ये थॉट प्रोसेस के लिए हम बैठे कि गाने के बोल ऐसे होने चाहिए जो लोगों तक बड़े आसान तरीके से पहुंच सके। तो उसमें गाने में है कि चोरी बेईमानी ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, भगवान बुद्ध का जो पंचशील है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या है उसका वर्णन हमने इस गाने में किया है। तो यहाँ नई चीज खोजने की तलाश में हम नहीं निकले थे, यहाँ में ये था कि धम्म इतना है, उसको सरलता के साथ पब्लिक तक कैसे पहुंचाएं उसकी चर्चा हुई, और मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया है। जी, ये आपने एक जो बात कही है कि सत्य का मार्ग, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में सत्य के मार्ग पे चलने वाला या तो पूरी तरीके से बॉयकॉट हो जाता है या फिर कहते हैं ना कि लास्ट में अकेला ही पड़ जाता है। तो आप कितना इस कलयुग में सत्य को लेके इस मार्ग पे चलना वाकई कठिन है? नहीं, ये आप उस थॉट प्रोसेस को, आपको ये किसने कह दिया कि सत्य की राह पर चलने वाला अकेला रह जाता है? सत्य की राह कठिन है, ये कहा गया है। कलयुग में सत्य की राह कठिन है। आपको जस्टिस, न्याय मिलेगा लेकिन लेट से मिलेगा। आप, बुद्ध ने कहा है कि आप चाहें या ना चाहें लेकिन अंत में सच उजागर होकर ही रहेगा। जीत सत्य की ही होनी है, झूठ कभी जीत नहीं सकता। हाँ, कुछ क्षणों के लिए वो जीत सकता है लेकिन जो अंत में जो फाइनल न्याय है वो सत्य के पास ही आएगा, वो सत्य ही की ही जीत होगी। तो बुद्ध ने उसमें बड़े क्लियर है। झूठ बोलने के लिए उन्होंने एक पंचशील है हमारे में, 5 प्रीसेप्ट हैं जो हमें फॉलो करने हैं। उसमें साफ कहा है कि एक पंचशील है कि झूठ नहीं बोलना। तो हमेशा सत्य की राह पर चलना बुद्ध ने हमें सिखाया है और हम कोशिश करते हैं कि उस राह पर चलें। तो अब मैं समझता हूँ आप ही नहीं, सभी को ये धारणा हटा देनी चाहिए कि सत्य बोलने वाला बाद में अकेला रह जाता है या उसकी जीत नहीं होती क्योंकि कलयुग है। ऐसा नहीं है, अंत में जीत जो है वो सत्य की ही होगी, क्योंकि सत्य उजागर होना ही है, उसको भी सृष्टि का नियम है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कहा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि किसी और ने कहा है तो ऐसा होगा, ये सृष्टि का नियम है कि सत्य अपने आप अंत में उजागर होगा। जी, बहुत खूब। तो पावा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमेशा जितने भी अभी तक अपना म्यूजिक दिया है, गाने गाए हैं, जो वो तथागत गौतम बुद्ध पर ही हैं। मतलब आपके अंदर आपका एक व्यक्तित्व ऐसा है या आप मतलब सिर्फ उनके ऊपर ही अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी उन्हीं को आपने डेडिकेट कर दी है, या कभी कुछ अलग हटके सोचने की कोशिश की कि यार इस पे बनाते कि नहीं, अब जो भी होगा वो तथागत गौतम बुद्ध जी पे ही होगा? सभी को नमो बुद्धाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। और आपने जो अभी सवाल पूछा है, मेरा जन्म एक गांव में हुआ, वहाँ पे फोक म्यूजिक था और हम लोग बुद्धिस्ट फैमिली, मेरे पिताजी भी गाते थे और बुद्धिस्ट फोक म्यूजिक गाते थे। वहाँ पे एक जलसा करके हमारा एक फेस्टिवल होता था, म्यूजिकल फेस्टिवल, तो वहाँ गाते थे। तो एक मेरे अंदर जो है एक म्यूजिक है वो वहाँ की मिट्टी से ही है, रत्नागिरी, और एक फोक और एक मेलोडी है उसमें। तो मैं शुरू से वो फिलॉसफी जी रहा हूँ, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इससे अलग क्या हो सकता है, तो मैं इसी में ही कुछ करना चाहता हूँ। और इतना है, इतना मतलब सागर है वो बुद्धिज्म, इतना डेप्थ है, इतना लिटरेचर पढ़ा है, तो इस पे फोकस मैं कुछ अंश तक ही कर पाऊंगा, तो मैं उसमें ही लगा पड़ा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि अभी ये जो इतना ट्रेंड है 2025 चल रहा है और इसमें इतना कंपटीशन है, इतना संघर्ष है, लोग म्यूजिक और इस तरीके से सबसे बेस्ट दिखने के लिए अपना पूरा टैलेंट जो है कुछ हटके क्रिएट करते हैं, ऐसा म्यूजिक, ये लिरिक्स, उसमें आप एक फोक म्यूजिक का एक अलग ही रास्ता चुन के और वो उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ये ये कोई मुश्किल नहीं है, ये इट्स अबाउट डेली एनलाइटनमेंट बोलते हैं हम लोग उसको। हम अगर अभी जो म्यूजिक मैं कर रहा हूँ एक ट्रूथ है, वो लाइफ की ट्रू फिलॉसफी है वो, और यही है, मतलब म्यूजिक भी यही है। हमारा म्यूजिक बुद्धिस्ट म्यूजिक है, इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजिक, इट्स अ मेडिटेशन। एक वो अलग पाथ है, एक म्यूजिक, अपना म्यूजिक अबाउट डेली लाइफ। ऐसा है, हमें डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो हर एक म्यूजिक में, हर एक एंथम में हम लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही प्रयास है ये सब। तो आपने बताया कि आपके पिताजी भी गायक थे, गाते थे,
तो वो भी फोक म्यूजिक में तथागत गौतम बुद्ध जी को ही उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी जर्नी डेडिकेट की थी, या फिर उनके फोक में और आपके फोक संगीत में कुछ बदलाव था, या किस तरीके से अलग था? जो तभी का म्यूजिक था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, मतलब धम्म जो है जब भी हाँ दिया जी। था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो प्रसार करने का, प्रसार मतलब वो जलसा हमारा जो फेस्टिवल था उसमें से वो करते थे, तो उनके लेवल पे वो करते थे। वो फोक बुद्धिस्ट म्यूजिक ही था, बुद्ध के थॉट्स और बाबा साहब की थॉट्स, बस उसका ही था। अभी एक मॉडर्न वे चाहिए, अभी में हम लोग 2025 में है, हाँ जी। या अभी की जो यूथ है, आगे का फ्यूचर जनरेशन है, उनको क्या टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए, तो हम लोग कुछ सेट कर रहे हैं कि ये ऐसा म्यूजिक होना चाहिए। बुद्धिस्ट म्यूजिक शुड बी लाइक अ मेडिटेशन। तो हम उसी हिसाब से अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा कंपोजिशन भी है, मैं थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक सीखता हूँ, या डेली प्रैक्टिस में मेरा क्लासिकल म्यूजिक भी है, तो मैं वो सब अडॉप्ट करने की कोशिश करके ये सब इसमें यूज करता हूँ। तो पावा जी बताइए कि आपका जो एक मेडिटेशन म्यूजिक पे ज़्यादा आपका फोकस रहा है हमेशा से, तो ये मेडिटेशन म्यूजिक मतलब म्यूजिक अपने आप में एक मेडिटेशन लोग फील करते हैं ऑब्वियसली, जिन जो ऐसा महसूस करते हैं, जिनके अंदर वो चीज़ कहते हैं ना कि खुद से एक इनबिल्ड होनी चाहिए कि आप ऐसे इंसान होने चाहिए जो म्यूजिक को एज ए मेडिटेशन ले सकें। तो ये मेडिटेशन म्यूजिक क्या है, मतलब इसको समझाइए। मेडिटेशन म्यूजिक एक जो बुद्धिस्ट चांट्स है, चांट्स वो इटसेल्फ एम्पावर्ड विजडम है। हम जब उसको कंपोज करते हैं या दो भी लाइंस कुछ इस म्यूजिकली प्रेजेंट करते हैं, तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें मेलोडी हो या कुछ सिम्फनी हो। तो हमारे एंथम में भी मैंने वही कोशिश की है कि जो धम्मपदा के कुछ चांट्स हैं वो इंक्लूड करके, वो मेलोडी, वो सिम्फनी, ऐसा एक ग्रैंड प्रेजेंटेशन हमने एक राग बेस्ड म्यूजिक पे, ये गाने में हमने एंथम में हमने राग दरबारी की कुछ झलक मैंने पेश की है। तो वो एक टच होता है, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, प्लस ये मेडिटेशन है, प्लस बुद्धिस्ट थॉट्स, और राजकुमार बडोले साहब के शब्द है। तो एक एम्पावर्ड विजडम ये है वो, और एक अवेकनिंग टू सेल्फ, वैसा टाइप का फीलिंग है उसमें। ओके। गगन जी हमें बताइए कि इस आपका ये जो एंथम आप दोनों ने मिलकर जो क्रिएट किया है और बडोले जी ने इसको लिखा है, तो ये शूट हुआ है थाईलैंड में। ये जो गाना है ना, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो थाईलैंड के स्टूडियो में की गई है। गाना रिकॉर्ड वहाँ किया गया है। बेसिकली जो एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है, स्टूडियो 21 है ना, 28 स्टूडियो 28, जो कि सबसे बड़ा स्टूडियो है, वहाँ पर ये गाना रिकॉर्ड किया गया। इसकी शूटिंग जो है वो मुंबई में हुई। ओके। हाँ, और जहाँ तक थाईलैंड की धरती की बात करते हैं, थाईलैंड एक बुद्धिस्ट राष्ट्र है, और जिस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को बचाया है और अपने देश में लाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं थाईलैंड, मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने एक मेरा चक्कर वहाँ लगता ही है। इनफैक्ट मैं एक बौद्ध भिक्षु भी रहा हूँ 4 महीने के लिए। वहाँ पे एक प्रथा है कि आप टेम्परेरी भिक्षु अगर बनना चाहें, वो जीवन जीना चाहें, तो आप वो जीवन जी सकते हैं। आपको कम से कम 15 दिन तक भिक्षु बनकर रहना होगा, ज़्यादा आपके ऊपर है कितना भी रहे। तब आप वो जीवन जीते हैं, टेम्पल में रहकर वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। भिक्षु मतलब यानी 227 प्रीसेप्ट्स आप फॉलो करते हैं, वो जीवन जीते हैं एक भिक्षु का, तो वो आप जी सकते हैं। तो जीवन मैंने करीबन 4 महीने थाईलैंड में जिया है। थाईलैंड बुद्धा की टीचिंग्स को ट्रेडिशनल वे में भी और उसे प्रैक्टिस वे में भी बहुत अच्छे से वो सिखाता है। उनका जो सेटअप है वो ग्राउंड लेवल से ही बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट राष्ट्र है। लेकिन यहाँ जब हम लोग काम करते हैं बुद्धिस्ट होने के नाते, तो हमें कई बार इस बात का दुख कहीं ना कहीं होता है कि हमें देखते हैं कि ये बुद्ध की भूमि है। भारत से ही बुद्धिज्म पूरे संसार में गया है, और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तरक्कियां भी की हैं, लेकिन हम केवल अगर पॉपुलेशन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2% बुद्धिस्ट हैं पॉपुलेशन के। यहाँ पर वो सारी चीजें क्यों नहीं है, और वो कोशिश साकार करने के लिए कि यहाँ पर भी वैसा कुछ हो, तो पावा साहब, मैं, राजकुमार बडोले साहब, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि ये बुद्ध की भूमि है, ये बुद्ध का धम्म है, ये बहुत बड़ा पुण्य है कि हमारे यहाँ पे बुद्ध हैं, तो हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। और जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं इंक्लूडिंग थाईलैंड, वो भारत का बड़ा ही सम्मान करते हैं इस तरीके से, क्योंकि बुद्ध की भूमि है। हमारे देश के भी लोग जब बाहर जाते हैं, बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अगर बाहर जाते हैं, तो वो भी इस बात से को नकार नहीं सकते, और वो जाके बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि
इस चीज को लेकर आगे बढ़े। और डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्होंने बुद्धिज्म को भारत में रिवाइव किया था, अगर शायद वो ना होते तो बुद्धिज्म का नामो निशान मिट चुका था भारत से। एक वो अकेले बोधिसत्व हैं जिन्होंने इनको रिवाइव किया। तो उन्हें हम उनके सपने को फॉलो कर रहे हैं। बौद्ध में भारत चाहते थे, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि अरिजीत सिंह गाएगा। अच्छा। तो ये बोले नहीं, आपका ही वॉइस चाहिए। मैं बोला ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम ग्रेट सिंगर्स हैं बहुत सारे जी, लेकिन मेरी नजरों में जो भाव ये दे पाएंगे, जो जस्टिस ये दे पाएंगे गाने को, वो दुनिया का कितना भी बड़ा सिंगर आएगा वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इनकी जो आवाज निकलेगी वो दिल से निकलेगी, उस भाव से निकलेगी और लोगों के दिल तक जाएगी। ये कहानी मैं चाहता हूँ कि मैं भूल जाइए, अभी आप ही सबसे बड़े सिंगर हैं। कौन गाएगा, कैसे गाएगा? मुझे याद है मेरे स्टूडियो में बैठे थे, अब आए थे, तो मैंने इनको स्क्रैच सुनाया था कि ऐसा ऐसा, इनके रोंगटे वहां ही खड़े हुए, मुझे बोले थे कोई गूज़बम्प आए तुरंत। मैं बोला क्या फीलिंग है ये, तुरंत लेवल पे जा सकता है। क्योंकि हम जब अंदर से फील करते हैं ना, तभी तो सुपर हिट, तब तो मैजिक क्रिएट होता है। वो हम उसमें नंबर्स में नहीं देखते, इनको भी बोला लाइक्स व्यूज में नहीं देखते। ये बुद्ध शासन है, इमॉर्टल है, ये हजारों साल लाखों साल चलेगा। तो हम उसके लिए काम करते हैं, मतलब बाकी हमारा कुछ भी उसमें कुछ मकसद नहीं है, बस। तो ये जो आपका एंथम है, इससे मतलब कुछ दिन पहले ही आप इनसे मिले इसलिए आपका थॉट आया कि इनको मुझे कास्ट करना है, या ये आपको लग रहा है कि डिवाइन ने अपना खेल रच दिया कि ये होना था और फिर इनको आना था और फिर मुझे इन्हें कास्ट करना था? मतलब कैसे कि आपके गाने के कुछ टाइम पहले ये मिले या पहले से जानते थे? और आप, क्योंकि आपके जहन में बहुत सारे लोगों के नाम आए होंगे कि मैं इनको ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ। नहीं, ये जो है राजकुमार बडोले साहब है, उनका ही प्रोजेक्ट था और ये इनके लिए प्रोजेक्ट बना था। हम उनका गाना, मेरा कंपोजिशन इनके लिए था। तो हम शोकेस, इनको फोकस इन पे ही था। हमें इनको ही दिखा, मतलब गगन जी को ही दिखाना है स्क्रीन पे। और मैं हर एक, मेरा कंपोजिशन के टाइम हर वर्ड्स में मैं इनको ही फील करता था कि ये चलेंगे कैसे, ये बैठेंगे कैसे। मेरा हर कंपोजिशन, मतलब हर एक वर्ड्स उसमें जो मैंने कंपोज किया है, हमने जब वो सिम्फनी किया था तभी मैं इनको, ये कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे इसमें। तो वो एक लुक सामने आ गया जैसे फिल्मों में करते हैं लोग जी। तो वही होता है, एक हीरो को सामने रख के कंपोजिशन किया जाता है। तो मैंने इस हिसाब से गाया, किया काम, पूरा प्रेजेंटेशन डेडिकेटेड टू ब्रदर। थैंक यू सो मच। बडोले साहब के सुपुत्र हैं अनिकेत बडोले जी। उनकी प्रोडक्शन है युगंधर फिल्म्स, युगंधर प्रोडक्शंस, जिसके अंडर ये बनाया गया। पहले भी बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और फ्यूचर में भी और करने वाले हैं। युगंधर क्रिएशंस जो है, उनके भी हम आभारी हैं। और नीरज प्रभाकर जी हैं जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया। वो बहुत अच्छे राइटर हैं, कई हजारों एपिसोड हमारे बॉलीवुड टीवी सीरीज में लिख चुके हैं। जो भी आप बड़ा माइथोलॉजिकल या कोई ऐसा नाम लेंगे तो उनका नाम हमेशा से आ जाएगा। बड़े बड़े कई सीरियल हैं, जब आपको हम चर्चा करेंगे तो आपको हम बताएंगे। हजारों की तादाद में एपिसोड वो लिख चुके हैं। ज्योति जहाँ थी जो क्रिएटिव हेड थी इसकी, तो ये मुंबई का प्रोडक्शन एक हमने साथ में लिया और ये बनाया, जिसके कारण मुझे लगता है ये सभी की एक कड़ी मेहनत थी, ये सारी चीजें जो है सक्सेस हुई और आज इस तरीके में हम ये चीज देख पा रहे हैं। इससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, इनके अंदर इंस्पिरेशन आया कि यार बहुत अच्छा ये गाना हुआ, हम और करेंगे। बडोले साहब ने कहा हाँ गगन, अब हमें क्या चीज करनी है उसका एक सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगला चरण क्या होना चाहिए। अब क्या होता है, जब कोई चीज अच्छी होती है, सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं तो एक नई चीज निकाल कर आते हैं और हर बार जब आप चीज देखेंगे वो इम्प्रूव होगी। अब हमने ये कहा है कि अगली जो शूटिंग होगी वो थाईलैंड में होगी। जब हम अगली शूटिंग थाईलैंड में करेंगे, फिर हम आपके पास इंटरव्यू देने आएंगे, तब आप बोलेंगे आपको कैसा लगा, तब आप पूछ सकते हैं। तो उसकी तैयारियां हमारी होनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत जल्द हम एक नए गानों के साथ, नई सीरीज, गानों की सीरीज के साथ हम आपके बीच आने वाले हैं, जिसका श्रेय मैं मेन श्रेय राजकुमार बडोले जी को देता हूं, क्योंकि वो इनिशिएटिव उन्हीं का ही है। स्ट्रॉन्ग अगर मैं कहूँ, जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली उनका है। और अब तो आवाज इंडिया वाले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कार्य जो है बहुत और बेहतर तरीके से होंगे और पावा जी लीड करेंगे एज ए सिंगर और कंपोजर। और मुझे अगर ये कोई रोल देंगे तो मैं भी वहाँ पर वो रोल जरूर करूंगा। आज मैं सनग्लासेस में इसलिए थोड़ा सा ऐसे ग्लासेस में इसलिए बैठा हूँ कि मैंने आंखों का कुछ करवाया है। कई बार लोग सोचेंगे शायद
हीरो बनने के लिए ऐसे बैठा है, तो देयर इज सम Right. ट्रीटमेंट आई हैव टेकन, सो आई कैन नॉट टेक आउट माय ग्लासेस, सो Okay. जस्ट टू क्लियर Oh, द that's- ऑडियंस, that's okay. कि उनको ऐसा ना लगे कि यार यहाँ से सुनेंगे। अच्छा ओके ठीक है। ओके बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो यूनिट होती है, जो टीम होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने में। आपने मतलब एक एक कहते ना कि एक एक किरदार को या एक एक इंसान को मतलब एक सोच समझ के चुना कि नहीं मेरी टीम ऐसी होनी चाहिए, मुझे इस तरीके के इंसान चाहिए ताकि मैं ऐसी टीम बनाऊं। क्योंकि कई बार इंसान जब एक टीम बना के जुड़ता है तो वो एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं जुड़ता, उसके दिमाग में होता है कि आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वही टीम के साथ काम करना जरूरी होता है। आपको ऐसा लगा कि थोड़ा नर्वसनेस की यार कैसी रहेगी टीम, दिमाग में 100 सवाल की मतलब पता नहीं ट्यूनिंग सेट हो पाएगी कि नहीं, कई बार क्लैशेस भी होते हैं यूनिट में, कभी डायरेक्टर एक्टर सिंगर नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में अक्सर ये बातें देखते और सुनते हैं। तो आपको ऐसा कोई स्ट्रगल अपने इस एंथम के द्वारा टीम में कुछ देखने को मिला, या जो सोचा था उससे बेस्ट ही लोग अपने पाए अपनी टीम में? जब ये एंथम का प्रोजेक्ट हमारे पास आया तो मैंने सोचा, एक्चुअली हम लोग तो बहुत साल से एक्सपेरिमेंटल ही रहते हैं, हर एक इंसान जी गगन जी भी है, एक्सपेरिमेंट्स करके हमें एक राह मिलती है, एक जगह एक टाइम ऐसा आता है कि लाइक माइंडेड लोग, एक पैशनेट लोग मिलते हैं, और पैशनेट टीम है ये मुझे मिल गई। और मैंने ऐसा, इसमें क्या, एक बुद्धा का सब्जेक्ट है, हमारा जो काम है इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, ये हमारा मोटो है। कोई भी बुद्धिस्ट म्यूजिक हम लोग करते हैं तो इनर पीस टू वर्ल्ड पीस ही हमारा एक मोटो है लाइफ का। तो इसमें जब हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया तो हम टूट पड़े उसके ऊपर ऐसा। तो हमने कोई सोचा नहीं क्या हो जाएगा आगे, क्या कुछ नहीं सोचा, बहुत अच्छा बेस्ट देते हैं। गगन जी में बहुत बार ये करना है, इनको बोला इसमें कॉइल करना है, इसको सिम्फनी करना है, बड़े सर की बोला कि हमको इसमें वहाँ पे कर सकते, बोला करो जो भी करना है करो उसमें। तो वहाँ पे साउंड लेवल, एनर्जी, वहाँ पे हमने सिम्फनी की थी। क्या एटमॉस्फेयर था, एक लार्जेस्ट स्टूडियो साउथ ईस्ट एशिया का बैंकॉक में, स्टूडियो 28। तो वहाँ पे हम लोग 3 दिन काम कर रहे थे, वो वायोलिन, वो सेशंस, क्या टेक्नीशियंस लोग, 20-25 लोग सिर्फ वो वायोलिन बजा रहे हैं, और 100 लोगों की टीम थी, तो क्या दे रहे थे वो आउटपुट उसमें। तो एक एनर्जी, तो ये टीम बन गई, बनती है, बनना ही चाहिए। तो आप कहना चाहेंगे कि ये आप लकी रहे, लक ने आपका साथ दिया, या ऊपर वाले ने अपने आप ही, कहते ना अगर आप वैसे होते हो और आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो आपके आसपास के लोग आपको वैसे ही मिलते जाते हैं, या ऊपर वाला वो अपने हिसाब से पूरा उन्हीं लोगों से जुड़वा देता है? इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग द जर्नी, जो भी है। हम लोग लक, तो हमारे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में लक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हम लोग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो, एम्ब्रेस करो, जो भी है, बोर्डम, फेल्यूर, सब एम्ब्रेस करके आगे चलो, वही है। तो हमारी फिलोसॉफी में होता है, हम कोशिश करते रहेंगे, इसके बाद भी आपको देखेगा हमारी कोशिश में हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और हमारा बुद्धिज्म है, बुद्धा का मैसेज है, वो इमॉर्टल मैसेज फैलाते रहेंगे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आप हैंड पैन बजा रहे हैं, और फोक म्यूजिक की आपने बात कही है, जहाँ पे हमारी संस्कृति के मतलब आप उनका पूरा इतिहास देखें तो फोक के अलग अलग बांसुरी है और वीणा है, लेकिन ये हैंड पैन मतलब कितना आप इसको फोक से कनेक्ट करते हैं, और क्या आपने गगन जी को अभी तक वो जादू दिखाया है, वो जो आप क्रिएट करते हैं हैंड पैन से, जितना मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आंख बंद करके सिर्फ खो जाओ, कैसे मतलब? मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ यूरोपियन कंट्रीज में, तो कोलैबोरेशन मेरा होते रहता है। हमारा जो पहला एल्बम था सब बुद्धा, उसमें बहुत वर्ल्ड म्यूजिशियंस थे, मतलब यूके से थे, स्पेन में हमने काम किया था, हमारा बार्सिलोना में सेटअप है एक स्टूडियो का, वहाँ पे हम काम करते हैं। तो एक बार मैंने वो सबवे से ट्रेन के जा रहा था, तो एक भिखारी एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था ऐसे, अच्छा, और मैं मेरा ट्यून गा रहा था, मेरा जो गाना है मैं गाते जा रहा था, मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था पवित्रता, मैं गाते जा रहा था, सब बेसत्ता हो गाते रहा था, तो वो है ना आदमी बजा रहा था सब में, तो ट्यून ऐसा मैच हो गया, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट में जाके गया उसके पास, तो उसको मैंने 10 यूरो दिए। अच्छा, तो मैं बोला मुझे दे दे। थोड़ा सा ऐसा ना गा के देखा, तो क्या फीलिंग आया, बोला ये क्या इंस्ट्रूमेंट है ये। तो फिर वो रिसर्च किया मैंने, वो फिर स्विट्जरलैंड में बनता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो फिर 2 साल लगी मुझे फिर वो बनाने में। मैंने मेरे राग में मेरा जो स्केल है उसमें बना के, मैंने वो एक मटेरियल है वो अलग, वो मटेरियल का बनता है, और फिर उसको हमने बैंगलोर में यहाँ पे एक है आर्टिस्ट, उससे फिर वो मैंने ट्यूनिंग करके लिया,
तो 2 साल के बाद मेरे पास वो आया और अभी बुद्धा की चैंट्स तो ब्लेंड होता है ना, एक फीलिंग आता है चैंट्स है तो मजा आता है उसमें। सो डू यू प्रैक्टिस अभी घर पे कभी उस हैंड पैन को? हमारा तो मॉर्निंग 5 से चालू है लाइफ में, मॉर्निंग 5 से नाइट 10 तक हमारा म्यूजिक और बुद्धिस्ट म्यूजिक वही होता है। एक एंथम बन गया, ठीक है, और उसके बाद फिर अगला जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर क्या आपके दिमाग में है कि मतलब क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप जो है बौद्ध के ऊपर ही अगला जो है एंथम हो या गाना हो, जहाँ तक हम आपको इतना जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वो अगला उन्हीं के मार्ग के ऊपर या उनसे प्रेरित होके ही होगा। क्या है आपके दिमाग में अगला कि अब ये ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, इस रूप में प्रचार प्रसार होना चाहिए जो लोगों को नहीं पता है? मैं शुरू से ही वही बोलता था कि अभी जो यूथ है अभी उनको क्या पसंद है, अभी हम पीछे नहीं जा सकते, पीछे का हिस्ट्री बार बार बता के हैमर करके उनको नहीं बता सकते। अभी बुद्धिज्म की ब्यूटी क्या है, उसमें क्या है अच्छा, वो बता के उस पे गाने बना के वो म्यूजिक मॉडर्न वे से उसको प्रेजेंटेशन, एक पॉजिटिविटी, सिर्फ नेगेटिव एंगल किसी का नहीं दिखाना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। okay. इसमें जो ब्यूटी है वो देखो आप, इसमें जो पॉजिटिविटी वो देखो, वो फील करो। तो हम कोशिश करेंगे उसमें एक मेलोडिकली प्रेजेंटेशन। तो राजकुमार बडोले सर जो है क्या लिखते हैं, उनका क्या पैशन है, अलग लेवल पे उनका, मतलब उनका लिखने का स्टाइल वो पता नहीं चलता कि वो ये लेवल पे लिख सकते हैं। अभी भी और भी उन्होंने उनके कुछ सॉन्ग्स मुझे दिखाए थे, क्या है मतलब ये तो इतना बड़ा है ये काम, बहुत टाइम लगे इसमें करने में, इतना जम जाएगी, इतना उनके पास है। और हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो धम्मपदा है, उसमें भी मैं डेली सुत्ता चैंटिंग और वो सब मैं सुबह से वो लगा रहता हूँ। तो उसमें स्टडी करके बहुत से कुछ चैंट्स हम लोग निकालते हैं, फिर हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग ब्लेंड करते हैं उसमें। तो वो लेवल का एक मेलोडी हो, आजकल मेलोडी ही लो, कितना भी हो गया, कोई तुमने आप किसी भी म्यूजिक आपने सुना दिया, लेकिन मेलोडी है वो ही माइंड को हील कर सकती है। तो इट्स अबाउट हीलिंग म्यूजिक, तो एक हीलिंग म्यूजिक बन जाए, बुद्धिस्ट म्यूजिक, ये हमारी कोशिश है। ये जो आपकी एंथम का नाम है डिवाइन सरेंडर, व्हाई डिवाइन सरेंडर, व्हाई नॉट सम अदर नेम, कुछ दूसरा नाम क्यों नहीं? डिवाइन सरेंडर मतलब सरेंडर टू सेल्फ, ऐसा। ओके, सरेंडर टू सेल्फ, किसी को सरेंडर नहीं करना है, आपको सेल्फ को सरेंडर करना, उसका मीनिंग है। आप सेल्फ को सरेंडर करेंगे, खुद को जानेंगे, अंदर ये सब आपके, बाहर तो कुछ नहीं। और कितना वक्त लगा आपको ये एक टाइटल रखने में? क्योंकि अक्सर लोग म्यूजिक बना देते हैं, गाना बन जाता है, लेकिन टाइटल पे आके कहीं ना कहीं कि नहीं, वो टाइटल इटसेल्फ सेज अ लॉट, पीपल सेज कि वो अपने आप में ही लोगों तक उसका मैसेज पहुंच जाए जब उनको पता चले। तो कुछ सजेशंस किसी से लिए हो या अचानक से आया हो, मतलब या गगन जी से बैठ के कुछ डिस्कस किया हो कि साथ में बस? हम लोग कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मेरे मित्र है राहुल, जो हमारे क्रिएटिव टीम में आते हैं, राहुल कवित के, उन्होंने कुछ टाइटल्स सजेस्ट किए थे हमें। तो मैं ब्रदर से डिस्कस कर रहा था कि देखो एक ही टाइटल से इसमें क्या रखते हैं। तो हमने वहाँ पे फिर ऐसे एक छोटा सा शॉर्ट, हमारा फंक्शन ही हो गया, गगन जी ने बता दिया कि चलो ये टाइटल है, इसमें हम लोग ये टाइटल करके फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, चलो ये डिवाइन सरेंडर करते हैं, हम लोग तालियां बजाए और हमने आगे का रिकॉर्डिंग किया, मुझे याद है। ये ना बुद्ध ने कहा है कि आपको अपने खुद का मास्टर बनना है, जैसे बाबा जी ने भी आपको कहा, सरेंडर करना है आपको अपने आप को। हम जीवन में कितने सारे गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, हमें सब मालूम है हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति हमारे पास नहीं है जो हमें केवल सही राह पर लेकर जाने की तरफ लेकर जाए। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूंगा कि आना आज शाम को हम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, और दूसरी तरफ कहूंगा आज शाम को एक पार्टी है वहां पर जाना है, तो पार्टी जो है ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, लेकिन हमें मालूम है सही मार्ग जो है मेडिटेशन में जाने का है। छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे ही जब हम सारे गलत काम करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि अंदर की एक ज्योति जलती है जिसमें आप रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि नहीं बस हो गया, वो जो रियलाइजेशन है, वो जो सरेंडर है, वो आपको सही राह पर लेकर जाना शुरू करता है, वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। और ऐसी जर्नी के एग्जाम्पल हमारे देश में, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे हैं। जिस दिन वो रियलाइजेशन होता है बदलाव उसी दिन आता है। तो ये जो सरेंडर, डिवाइन सरेंडर है, ये वही है, उस सरेंडर को ही डिवाइन सरेंडर कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने जेन्युइनली सरेंडर कर दिया तो
आप एक बहुत ही पवित्र जो है एनर्जी बन जाते हैं वहां पर। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंगुली माल ने जिसने कितने लोगों के उंगलियां काट दी, कितनों के मर्डर कर दिए, लेकिन जब उसको रियलाइजेशन हुआ तो वहीं एक बड़ा बदलाव, और एक दिन वो इंसान भी पूजनीय बनकर रहा। तो ये डिवाइन सरेंडर छोटा से 2 शब्द हैं, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो पावर जी और गगन जी, आप दोनों ने जो ये डिवाइन सरेंडर एंथम अभी लॉन्च हुआ, तो मतलब एक रिलीज के बाद एक अलग सी नर्वसनेस रहती है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, मतलब ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी और क्या कुछ उनके रिएक्शंस हैं। और 1 हफ्ता अभी इसको हो चुका है, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको कैसा लगा कि ये रिलीज हो गया है, ओ शिट अब क्या होगा, अब रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि ये हमने कुछ ऐसा बनाया है जो ये जो कितना जो चल रहा है उससे हटके है, एक मैसेज भी है और एक ज्ञानवर्धन भी है। कैसे, मतलब वो एक नर्वसनेस तो होती ही है जब नेक्स्ट डे रिजल्ट आने वाला होता है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? हमारा क्या है, हम शुरू से जब जुड़े थे ये प्रोजेक्ट में, तभी से हमें मालूम था कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग फील करते थे, गगन जी फील करते थे। हर बार शूटिंग के टाइम भी देखा उन्होंने मुझे एक शूट चल रहा था, मैं अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो मुझे उन्होंने एक लुक भेजा था कि एक आप लुक देखो जी। मैंने बुद्धा का जो लुक है वो देखो, उन्होंने भेजा, एकदम मेस्मराइज हो गया मैं पूरा, तुरंत मेरे फोन के डीपी में था वो, बहुत ही इन्होंने किया था। तो ये बोला ये सब पॉजिटिव चीज होनी ही है, और हम अभी भी, पहले भी बोला मैं कि मैं नंबर्स क्या है, लाइक्स व्यूज भी कुछ नहीं, ये हमने सच्चे दिल से फिलोसफी का प्रेजेंटेशन किया है, सच्चे दिल से हमने सब चीजें रखी है, तो वो सच्चे दिल से लोग देखेंगे तो उनको अच्छी ही लगेगी, ऐसा। तो इमॉर्टल है बुद्ध शासन, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो हम वो सोचते ही नहीं है कि आगे क्या होगा, हम करते जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, थॉट मतलब लाइक्स बोलते ना, हमने अपना काम कर दिया, जो आने वाले बहुत सालों तक जीवित रहे, जब भी लोग देखें तो बुद्ध का संदेश दिखाई दे, कभी दिल किया तो चला लिया। तो हमारा थॉट प्रोसेस कमर्शियल नहीं है। इनके पास गए, बाबा साहब कितने पैसे लेंगे, तो बाबा साहब का कहना था कि एक रुपया दोगे, 11 रुपये दोगे, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, तो भी चलेगा, और कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये मेरा काम है। इन्होंने आज ये सामने बैठे इनकी तारीफ करना है, 1 भी रुपया हमसे इस गाने के लिए उन्होंने नहीं लिया। स्ट्रेंज, मतलब इस कलयुग में 2025 में तो लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी टैलेंट का, प्रतिभा का वो लेते हैं, लेकिन ये उनकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि जीवन शैली भी उससे चलती है, मिलने चाहिए, जो मानदंड है आपको वो मिलना चाहिए, लेकिन मैं इनकी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि डिमांड 1 भी रुपए की सामने से नहीं आई और कहा कि गगन इस बारे में बात करनी ही नहीं है, पहले काम कर। ये काम जो है ब्लेसिंग का, और ब्लेसिंग इज वो कमाई है, बियॉन्ड मनी, वो कमाई है। ब्लेसिंग से जो काम होते हैं ना आपके, वो पैसे से नहीं। क्या बात है। हम अभी महसूस कर रहे हैं, अभी हम इतने सालों से ये म्यूजिक में जब मैं आया हूँ, ये मेडिटेशन म्यूजिक, बुद्धिस्ट म्यूजिक, तो मैं हर बार फील कर पा रहा हूँ, मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं है, मेरा सब काम हो रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरह से हो रहा है, यही चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। तो ये बुद्धा का म्यूजिक है, वो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई सिर्फ गाना नहीं है, बुद्धिस्ट म्यूजिक इज नॉट जस्ट म्यूजिक, मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन के हिसाब से ही सुनो, उसमें घुसो, अंदर गहराई में जाओ, डेप्थ है उसमें। तो कोई भी चैंट, कोई भी गाना, अभी ये गाना भी मैं सिर्फ पहले स्टार्ट की 2 लाइन शुरू करता हूँ, तभी सामने वाला समझ जाती है कि क्या डेप्थ रहेगी आगे। हो ही जाए 1-2 लाइनें सुनाई तो आप लाइव भी हो जाए, बाबा जी के मुख से आवाज सुने, इससे बेटर तो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती। हम तो गा ही नहीं सकते, नहीं तो कमाल हो जाए। अनित्य है यही तो एक सत्य है, ये सृष्टि अनित्य है यही तो एक सत्य है, नैतिकता तुम अपनाओ, बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ।